अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। जनवरी के माह में मुल्क भर में मौसम सरमा की पहली बारिश के साथ ही वतन अजीज की फजाओं में सर्दी जहां उरूज पर पहुंच चुकी है, वहीं इसी दौरान मुल्क की सियासी दर्जा हरारत शदीद गर्म हो गया है। गुज़श्ता रोज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। डील, ढील, तकर्रियों, तैनातियों और एक्सटेंशन की खबरों के बीच मुल्क की सियासत में तेजी दिखाई दे रही है। फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के सर पर तलवार की तरह लटक रहा है, जहां हर रोज एक नया इंकशाफ हो रहा है। आज भी चंद ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने नए सवालात को जन्म दिया है। सवाल यह है कि क्या अब भी तहरीक इंसाफ के पास बच निकलने का रास्ता है, कोई सेफ पैसेज, कोई सेफ एग्जिट है? क्या अब तक सामने आने वाले शवाहिद तहरीक इंसाफ की बतौर पार्टी तहलील के लिए काफी नहीं है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन, हुकूमत वक्त या वजीर आजम इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है? इन्हीं सवालात के बीच हुकूमत पुरएतमाद दिखाई दे रही है, जबकि ऑपोजिशन जमातें भी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है तो शौक से लाए। हुकूमत को करप्शन ज़दा सियासी जमातों से कोई भी खतरा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 बरस मुकम्मल करेगी। वजीर आजम का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ की तौसी के बारे में भी अभी नहीं सोचा, नवंबर काफी दूर है, मेरे और फौजी क़यादत के ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी का ना होना है, तमाम तर शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकलते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? अब जब वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्क्रूटनी कमेटी के बाद वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या कह रही थी वो भी आपके सामने रखता है। डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। कानून का काम है कि उस शख्स को कटहरे में लेके आना और उसको सजा दे। तो रिपोर्ट रिलीज करने से सिर्फ काम नहीं होगा। इम्तहान जो है वो ECP का भी है और उन इंसाफ देने वाले इदारों का भी है, अदलिया का भी है। नवाज शरीफ के वक्त में तो हम बड़े एक्टिव थे ना, और दौड़ दौड़ के सब कुछ हो रहा था। इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं तो कौम उस इंसाफ की जो है वो मुंतज़िर है। मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड कर, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। उनके खिलाफ झूठ बोलने के लिए, कंसीलमेंट के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए उनके और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब गुज़श्ता रोज DGI-SPR ने नवाज शरीफ के साथ किसी भी किस्म की डील की सख्ती से तरदीद की है, जबकि आज मरियम नवाज शरीफ ने भी डील के तासुर की तरदीद करते हुए कहा है कि डील की जरूरत उसे होती है जिसकी जड़ें आवाम के दरमियान ना हो। डील से मुतालिक सवाल हुआ तो मरियम बीबी क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखता है। बात की है, किसकी तरफ उनका इशारा था मैं नहीं जानती। जब तक मैं उनसे ना पूछ लूं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो उन्होंने जवाब दे दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं और कि डील की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने है। जब आप सारे बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, आप आवाम का सेंटिमेंट उठा के देख लें, सब जब नून लीग के हक़ में है, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की आज याद सबको आ रही है। नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की याद सबको आ रही है और लोग उनको ये आवाज़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मुल्क को 2013 में ठीक किया था अल्लाह ताला के फजल करम से, इस महंगाई से, इस लाकानूनियत से, इस नालायकी और नाअहली से निजात पाने के लिए लोग अब दोबारा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, वहीं आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाम को यकीन दिलाया कि मौसम गर्चे खराब है, देर भी बहुत हो चुकी है, मगर मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने लाहौर से तहरीक इंसाफ के खात्मे को करने का ऐलान भी किया। उन्होंने नए इंतखाबात के मुआहदे के अलावा PDM से कबल ही 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम साफ व शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में
हर हालत में पहुंचेंगे और अपने मुतालबा पाकिस्तान के अवाम के दुनिया के सामने रखेंगे। पीडीएम ने हमसे मुशावरत नहीं की। पीडीएम ने अपना मार्च का ऐलान करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज नहीं किया। ये इनका हक है कि वो अपना एहतजाज प्लान करे, वो अपना मार्च प्लान करे और अपना डेट सेट करे और अपना तरीका अपनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरे ऊपर जो प्रेशर है कि मेरे कारकुन एक दिन तक इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम से पहले मार्च करने का कह रहे हैं और 27 फरवरी की तारीख भी इन्होंने दे दी है। मौसम में गो खुनकी है, लेकिन सियासी मौसम खासा गर्म दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफनानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौसम कैसा भी हो अफनान साहब, लेकिन हुकूमत अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। आज भी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि करप्शन ज्यादा जो अपोजिशन जमाते हैं उनसे कोई खतरा नहीं, हुकूमत तो 5 साल पूरे करेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब की थ्योरी जो है वो पकड़ी गई है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर ये बड़ा क्लियर है कि कानून जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। कानून की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी फॉरेन एंटिटी से पैसे लें। इवन पाकिस्तान का कानून इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी पाकिस्तानी कंपनी से पैसे लें। फॉरेन कंपनी से तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और उसके अंदर आप देखेंगे खाली एक नहीं दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिनसे पैसा लिया गया है, डायरेक्ट पीटीआई के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांसफर हुआ है। तो अब वो दिस इज बियॉन्ड एनी डाउट कि जो लॉ है उसको ब्रेक किया गया है पीटीआई की तरफ से। तो अफनान साहब, स्क्रूटनी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की भी हो रही है। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये मिलन 93 में बनी थी, पीपल पार्टी उससे ही पहले बनी थी। हमारी हर साल होती है, हम हर साल अपने अकाउंट जमा कराते हैं, अभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन पीटीआई का फ्रॉम डे 1 ये सस्पेक्ट था और इनके अपने लोग, इनके अकबर अजमावर जो है वो इनके बानी रुकन थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की पीटीआई के अंदर। वो खुद कहते हैं कि जो इनका फंडिंग के जराए वो मशकूक है और उसकी वजह से ये बात जो है वो और मजीद खुल के सामने आती है कि इन्होंने वुटन क्रिकेट लिमिटेड एक कंपनी उससे मिलियन डॉलर लिए। अफनान साहब देखिए, आज मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी ओपन हियरिंग कर रहा है और ऑब्वियसली अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, वो ममनुआ फंडिंग होती है या गैर मुल्की फंडिंग इस्टेब्लिश हो जाती है, तो उसका एक तरीकाकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को लिखेगा और वफाकी हुकूमत फिर एक्शन करेगी। और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वफाकी हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल है, मगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी-नोटिफाई कर सकता है। डी-नोटिफिकेशन की सूरत के अंदर तमाम एमएनए, तमाम एमपीएस जो है वो उनकी मेंबरशिप ना सिर्फ सस्पेंड होगी, नहीं वो उसका एक तरीकाकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को लिखेगा और 15 रोज के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेने की मजाज है। तो वो अगर देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डी नोटिफाई तो कर सकता है ना पॉलिटिकल पार्टी को कि इसने कानून फॉलो नहीं किया। तो वो जो है ज़ाहिर है वो मतलब कि एग्जैक्ट लीगल इसका रिकोर्स तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का राइट है, वो कैसे लेते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी डी नोटिफाई होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी डी नोटिफाई होती है क्योंकि इन्होंने कानून फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि फिर अब वो उसके सारे एमएनए, एमपीएस वगैरह सारे जाएंगे। तो उस सूरत में तो फिर हुकूमत ज़ाहिर है फिर गिर जाएगी और फिर नए इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ इन फ्यू डेज टू कम? आपको लग रहा है कि ये मामला इतना आसान है और ऐसे ही होगा कि पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, चेयरमैन नहीं रहेंगे और फिर उसके बाद वजीर आजम इमरान खान नहीं रहेंगे और उसके बाद इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस की तरफ मुल्क जा रहा है? आर यू लुकिंग फॉर दैट सर? देखिए ना, आप मुझे खुद बताएं कि एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर साबित हो गया कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, but that is yet to be established. नहीं, it is not yet to be established. The report is very clear about it that the money has been taken from foreign nationals. लेकिन अफनान साहब, the decision has to be taken by the Election Commission of Pakistan by any means. The election commission will take the decision, but the report is very clear about it. Wooten Cricket Limited दुबई बेस्ड कंपनी है, जो आपकी टेक्सास कंपनी है वो अमेरिका बेस्ड कंपनी है। ये बाकी सारी कंपनियां बाहर की कंपनी है। पाकिस्तान का कानून तो आपको पाकिस्तानी कंपनी से अलाउ नहीं करता पैसा लेना, बाहर की कंपनी से कहाँ से अलाउ करेगा। इन्होंने बहुत सारा कहते हैं इस तरह का काम किया हुआ है और कोई पीटीआई को क्यों फंड करेगा भाईजान? देखिए, शौकत खानम को फंड करना तो फिर भी समझ में आता है, पीटीआई को फंड करने का मतलब ये है कि वो अपना एजेंडा पूरा करना चाह रहे हैं, बाहर लोग बैठे, इसीलिए इसके ऊपर पाबंदी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। इन्होंने अच्छा, लेट्स अज्यूम अफनान साहब ये हो जाता है, ये ऐसे ही होता है जैसे आप कह रहे हैं,
इमरान खान साहब चले जाते हैं और फिर उसके बाद एक नए मॉडल की बात होती है, तो ये जो सेटलमेंट, एडजस्टमेंट या उसको डील का नाम दिया जाता है, ये डील का नैरेटिव कहाँ से आता है अफनान साहब? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ डीजी ISPR ने भी कह दिया ये सब कयासर आई हैं, अफवाहें, खबरें। देखिए, हमने तो जो है वो हमेशा से मेंटेन किया है इस बात को, और हमारा ऑफिशियल स्टांस भी यही रहा है कि हमारी किसी से कोई डील नहीं है। हम तो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों से हमारी डील है, और जब भी इस पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो स्वीप करेगी। और आपने उसकी झलक जो है वो कैंटोनमेंट के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी देखी। बाई इलेक्शन के अंदर हम सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आए हैं। पंजाब में तकरीबन हर इलेक्शन हम जीते हैं। तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है, हमें तो मालूम है कि जिस दिन भी बैसाखियों का सहारा PTI को ना हुआ, उस दिन ये खुद ही धर्म से नीचे गिर जाएंगे। नहीं, लेकिन अफराज साहब, अयाज सादिक साहब जब लंदन जाते हैं और कुछ फाइलें अपनी बगल में दबा कर जाते हैं और फिर आकर ये कहते हैं कि कुछ हंगामा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता, तो ये सब क्या है? देखिए, वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस तो आना है ही। अब आप उसको जो है, अगर वो वापस नहीं आ रहे थे तब कह रहे थे वापस, और ऑफिशियल पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बड़ा क्लियर इसके ऊपर स्टांस लिया, और हमारे जितने रहनुमाएं शाहिद साहब हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस है कि कोई हमारी ना डील है ना हमें डील करने की। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को अगर वापस आना है तो वापस आके ऑब्वियसली वो जाती उम्रा या ड्राइंग रूम में तो नहीं जाएंगे, उनका ठिकाना तो फिर जेल है, क्योंकि वो एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, इश्तिहारी अदालतें करार दे चुकी हैं उनको। देखिए, वो तो जो भी क्या कहते हैं मामला होगा, वो पहले भी जेल गए, मुशर्रफ के दौर में भी गए थे, इमरान के दौर में भी गए। जेल जाने से नहीं डरते वो। जेल दोबारा जाने के लिए अगर उन्हें जाना पड़ा वो चले भी जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अफराज साहब, आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो विदाउट एनी डील आएंगे, विदाउट एनी सेटलमेंट आएंगे, और फिर जेलों को और सजाओं को फेस करने के लिए तैयार है? तो ऐसे ही है, कहते हैं हमने तो देखे, हमें जरूरत नहीं है सेटलमेंट की। जो आपका एक बहुत बड़ा शिकवा था कि यहाँ पर विच हंटिंग होती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, तो क्या आप वो लेवल प्लेइंग फील्ड महसूस कर रही है नून लीग? देखिए, ये बात तो है कि 2018 में जिस तरह कहते हैं एक पार्टी को जितवाने के लिए पुलिस स्टेशनों पे कब्जे किए गए और पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, फॉर्म 45 नहीं दिए गए, वो वाला मामला ना बाई इलेक्शन में था ना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में था। तो अगर तो मामला इसी तरह चला तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कोई शरारत करने की कोशिश की या जबरदस्ती से चोरी करने की कोशिश की तो फिर जाहिर है हम उस इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं, तो क्या ये फैसला हो गया है कि अब मियां साहब ने वापस आना है, अब या वो चंद कंडीशंस के साथ मशरूत है अभी भी? नहीं, देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये बात कह चुके हैं कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो कभी भी मतलब कि कोई हतमी नहीं होती। इट इज हाईली लाइकली दैट ही विल बी इन पाकिस्तान इन द कमिंग वीक्स। मगर हालात तब्दील अगर होंगे तो उसके हिसाब से हमें मामला देखने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द वो पाकिस्तान आएंगे। नहीं अफनान साहब, चलिए सादा सा सवाल है कि हालात कैसे होंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि हालात तब्दील हो गए तो हो सकता है फैसला बदल जाए, लेकिन वो क्या हालात होंगे कि मियां साहब वापस आ रहे होंगे? नहीं कह रहा कि मैं कोई स्पेसिफिक किसी उसकी बात नहीं कर रहा कि हालात ऐसे होंगे तो आएंगे, ऐसे होंगे तो नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है वो तब्दील हो जाती है, उसके हिसाब से आपको अपने मामला तब्दील करने पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर आज कल इसी भी डी नोटिफाई कर दे तो ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब आप देखेंगे अगले चंद दिनों में पाकिस्तान में होंगे। नहीं देखिए, हुकूमत फारिग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो तमाम तर केसेस भी फारिग हो जाए जो मियां साहब के ऊपर है। पहले इस बात का जवाब दे चुका हूँ ना कि वो केसेस फेस करने के लिए तैयार है। हम बाय जो लीगल रिकोर्स उसका ले रहे हैं वो तो मैं ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ। चलिए फिर एक सादा से सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के साथ मशरूत किया जाता था, क्या अब उनकी मेडिकल कंडीशन ही इज फिट टू फ्लाई नाउ? नहीं, उनकी हेल्थ ठीक तो नहीं है। उनके काफ़ी सारे हेल्थ के इश्यूज हैं। उनका हार्ट का 2 दफ़ा सर्जरी हो चुकी है। जो है वो इसलिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बहुत सारी उनकी बीमारियां भी हैं। तो वो ज़्यादा मतलब ही इज़ नॉट हेल्दी एज सच, मगर उसके बावजूद ही इज़ विलिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो वापस आएँ, तो इसलिए वो ये सामने रखते हैं। तो अच्छा, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन तमाम तर मेडिकल कंडीशंस के साथ भी वो वतन वापस आने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी उस वक्त जिन ग्राउंड्स पर वो गए थे अब वो ग्राउंड्स बरकरार हैं, लेकिन वो वापस आ जाएंगे। जिन ग्राउंड्स पे वो गए थे उस वक्त तो प्लेटलेट्स उनके 0 हो गए थे ना। उनको नैब की तहवील में खाना और उनकी दवाइयाँ बंद कर दी गई थी। तो ज़ाहिर है कहते हैं आप किसी भी बीमार आदमी की चीज़ें बंद करेंगे तो उसके प्लेटलेट 0 ही हो जाएंगे।
अभी उनके प्लेटलेट्स जो है वो जीरो नहीं है, उनकी तबीयत उतनी खराब नहीं है जितनी जब वो गए थे। वैसे अफनान साहब, लेकिन वो प्लेटलेट पूरी तरह जीरो हो जाए सेफ तो से वैसे अभी इंसान जिंदा ही नहीं बचता है। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत दे। लेकिन बताया जा रहा था कि एक सर्जरी है जो होनी है और फिर कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस है उनकी, कुछ हार्ट से रिलेटेड हैं। तो ये सब के बावजूद वो एक तरफ रखेंगे अपनी सेहत को और वतन वापस आ जाएंगे, यहाँ आके कैंपेन को लीड करेंगे और सियासी माहौल बनाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो बहुत जल्द आएंगे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि प्लेटलेट जीरो हो जाए तो फिर नहीं होता, ये आप जाके उनकी रिपोर्ट देखें जो शौकत खानम की है, तब आपको पता चलेगा प्लेटलेट जीरो थे कि नहीं थे। और डॉक्टर फैसल सुल्तान उसमें हेड थे, जो भी हेल्थ मिनिस्टर है। तो ये ऐसे ही नहीं है, कहते हैं ये पीटीआई वाले पहले भी क्या कहते हैं, कुलसुम नवाज साहिबा की सेहत के ऊपर इन्होंने जो है वो इतना शोर मचाया था, एंड में बेचारी बात हो गई। यानी पीटीआई के बाकी सारे इकदाम गलत हो सकते हैं, लेकिन एज फार एज दैट रिपोर्ट इज कंसर्न तो वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, पीटीआई के सारे इकदाम की बात ही नहीं है। वो जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई हैं, वो आज भी पाकिस्तान में है, वो अपनी बात के ऊपर कायम है, और डॉक्टर फैसल सुल्तान अपनी बात पे कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट और मफादात के टकराव से मुताल्लिक एक और खबर का तज़किरा करेंगे और आपको बताएंगे कि पैसे लगाओ और दुगना कमाओ, ये पॉलिसी किसकी है और कितनी कामयाब है। इस ब्रेक के बाद अमीर रियासत वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ मोहतरम इमरान खान ने 22 बरस तक कौम को सुहाने ख्वाब दिखाए। करप्शन के जरिए माल बनाने के वो राज बताए कि कौम कानों को हाथ लगाने लगी। मफादात के टकराव के वो किस्से सुनाए कि अमान वल हफीज 22 बरस तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अल्फाज कौम के ज़मीर पर दस्तक देते रहे। बिलाखिर 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद इसी कौम ने उन्हें मसनद इक़्तिदार पर बिठाया। अब अमीर रियासत को बागडोर संभाले 3.5 बरस बीत चुके हैं। बीते सालों में हर माह एक नए स्कैंडल ने कौम को झंझोड़ कर रख दिया। वो लोग जो कप्तान की जद्दोजहद पर सरमायाकारी कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने जी भरकर माल बनाया। अद्वियात स्कैंडल से लेकर महमद डैम के ठेके तक, आटा, चीनी और पेट्रोलियम बहरान, हर जगह मीर रियासत के रफ़क़ाए कार ही दिखाई दिए। आज मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान के एक करीबी दोस्त के हवाले से सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नथिया गली में लग्जरी होटल की तामीर के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट पीटीआई को अतिया देने वाले वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त को दे दिया गया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने एक ऐसे फर्द से पार्टी फंडिंग वसूल की है जो कि दिरेशक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेटेड नामी ऑफशोर कंपनी का मालिक है। सिक्योरिटी कंपनी का दावा है कि उसने इराकी जंग में अमरीकी अफवाज को तकरीबन 15,000 खुसूसी गैर जंगी सिक्योरिटी एहलकार फराम किए थे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत ने बदले में इस 62 डोनर को अक्टूबर 2021 में नथिया गली के मकाम पर लाखों डॉलर्स के लग्जरी होटल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये ठेका और फंडिंग एक ऐसे शख्स से पार्टी फंडिंग वसूल करते हैं जिसकी कंपनी ने इराक जंग में अमरीकी अफवाज की मदद की थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने युगांडा, मकदूनिया और बोस्निया से 14,800 सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती करके इराक भिजवाए थे ताकि इराक में अमरीका की 36 बेसिस पर सिक्योरिटी फराम की जा सके। जबकि माजी में वज़ीर आज़म ना सिर्फ अफगानिस्तान और इराक अमरीकी जंग की मुखालिफत करते हैं या अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ मार्च करके नेटो सप्लाई मुअत्तल करते रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब का स्टांस क्या रहा है, उनकी प्रिंसिपल पोजीशन क्या रही है, वो भी आपके सामने रखता है। ड्रोन्स वॉर क्राइम है। नेक्स्ट अगली बारी ड्रोन अटैक हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत को या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए और साथ साथ ये वॉर क्राइम्स हैं और साथ साथ नेटो सप्लाई ब्लॉक करना चाहिए। सुनने नहीं फिर सुनने, मेरे दिल के अंदर गुस्सा है कि ये जो इन्होंने किया है, भाई अमन को इन्होंने ड्रोन किया है, अमन नहीं होने दिया। और हम सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं सारे पाकिस्तानी, बलूचिस्तान से लेके ये सारे कबायली इलाके और पख्तूनख्वा के अंदर। एडमिरल मलन कहता है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत से, उनकी मर्जी से हम ड्रोन अटैक कर रहे हैं। किसी इंफॉर्मेशन जो सच हो या ना हो, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप एक इंसान को भी मार दें, उसके बीवी बच्चों को भी मार दें, कोई वहां घर आया हुआ उसको भी मार दें। कोई दुनिया में इस तरह का कानून नहीं है। दी न्यूज की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मामला सिर्फ ठेके की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ईसीपी की स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक मुमताज अहमद मुस्लिम एक पार्टी डोनर है जिसने पीटीआई को $24,979 अतिया किए थे। आज मुस्लिम बैरून मुल्क होटल्स के सदर और ममालिक हैं। ये
इमरान खान के करीबी साथी भी हैं, होटल्स के मालिक तो हैं ही, साथ अब इमरान खान के करीबी साथी हैं। 15 अप्रैल 2018 को उन्होंने इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की थी, जिसके बाद वजीर आजम ने उन्हें मुशीर बनाने का फैसला किया था। 26 अप्रैल 2018 को पीटीआई सरबराह ने मुमताज मुस्लिम की बतौर मुशीर तकर्री पर दस्तखत किए थे। उन्हें खुसूसी मंसूबों के चेयरमैन का मुशीर बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मुआहिदा होने से कबल मुमताज मुस्लिम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से 16 सितंबर 2021 को मुलाकात की थी, जिसके बाद 20 अक्टूबर 2021 को उनकी कंपनी के साथ मुआहिदे पर दस्तखत हो गए थे। होटल कारोबार से मुतालिक वेबसाइट ने मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से मुतालिक लिखा है कि मुमताज मुस्लिम होटल के मालिक और सरमायाकार हैं। सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि उन्हें मुमताज़ मुस्लिम की सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक कोई मालूमात नहीं है, जबकि होटल के कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक उनका कहना था कि मुमताज़ मुस्लिम ने इसे खुली बोलियों के जरिए हासिल किया है। उनसे जब मुमताज़ मुस्लिम की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कबल मुलाकात से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि जहाँ तक वो जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने दिया है। जबकि इमरान खान से उनके ताल्लुकात से मुतालिक फवाद चौधरी का कहना था कि मुमताज़ मुस्लिम पीटीआई के मुखलिस हिमायती और साबिक पार्टी रुकन है। सवाल यह है कि क्या मुमताज़ मुस्लिम को ठेका उनको पार्टी फंडिंग की वजह से मिला है? होटल का ठेका अपने दोस्त, मुशीर और ऑफशोर कंपनी के मालिक को क्यों दिया गया? क्या वजीर आजम माजी के हुक्मरानों की रविश पर चल रहे हैं? मीर रियासत वादों से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या वजीर आजम मुमताज़ मुस्लिम के माजी से लाइल्म थे? क्या अपनों पर नवाजिशात करके एहसान का बदला चुकाया जा रहा है? क्या मुमताज़ मुस्लिम से फंड्स हासिल करना फॉरेन फंडिंग के जुमरे में नहीं आता है कि उनकी ऑफशोर कंपनी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए फंड्स दिए हैं? क्या ये ऑफशोर कंपनी जो बैरून मुल्क में इस्टेब्लिश्ड है, क्या ये फॉरेन फंड में नहीं है? अपनों के खून से होली खेलने के इल्जामात के शिकार फर्द पर नवाजिशात क्यों हैं? इसी हवाले से आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून ऐसर इकबाल ने भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को उनका माजी याद दिलाया। फंडिंग केस की रिपोर्ट आई, मेकअप उतरा, इधर से भयानक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से बैरूनी फंडिंग हासिल करने का चेहरा सामने आया। वो शख्स जो अफगानिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत, खिलाफ वर्जी या मुखालफत बयानात दिया करता था, पता चला कि वो नेटो के कॉन्ट्रैक्टर से भी चंदे लिया करता था। इनाम के तौर पे बड़े बड़े होटल बनाने के मंसूबे भी इमरान नियाजी ने दिए हैं। अब मुमताज मुस्लिम का किस्सा अपनी जगह पर है कि वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्टी को फंडिंग देने वाले शख्स को ठेका देने, उस पर नवाजिशात करने के मामले पर अब यकीनन सवाल तो उठते हैं कि इमरान खान साहब जो नेपोटिज्म के खिलाफ रहे हैं, अपनों पर नवाजिशात के खिलाफ रहे हैं, इस मामले पर तहकीकात का मुतालबा आज मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने प्रेसर में दिया। $1,000 जो मुमताज़ अहमद साहब ने इनको दिया, नथिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की। तो अगर आपने उस रिश्वत का कोई नेमुल बदल उनको देना था तो आपको ये हक किसने दिया है कि आप आवाम के जो पैसा है और जो टैक्स पेयर का पैसा है आप उस पर उनको कॉम्पनसेट करें और उनको फेवर्स दें? ये हक आपको किसने दिया? आपने माफियाज की सरपरस्ती की, आटा माफिया, चीनी माफिया, LNG माफिया, बिजली माफिया, आपने उन सबको नवाजा। आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे सब उन लोगों की एक माफियाज की सरपरस्ती है और आपने उनको मजबूत भी किया। अब ये नथिया गली में लग्जरी होटल की तामीर पर लाखों डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का मामला है, कोई छोटी बात नहीं है और ये उनके दोस्त भी हैं, मुशीर भी हैं और मंसूबा जात पर मुशीर इनको लगाया गया और उसके बाद इन्हें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। इस हवाले से शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट के जरिए से तरदीद की है कि ओपन बोली में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है और बिल्कुल इसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है बल्कि मेरिट के मुताबिक हुआ है। बारकैफ ये सब दावे अपनी जगह पर, लेकिन एक और मामला जो स्क्रूटनी कमेटी की उस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है जो सफ़र नंबर 88 है। गुज़श्ता रोज़ अकबर एस बाबर साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि सफ़र नंबर 88 पे जो वोटन क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो दुबई में मौजूद है, उसका ताल्लुक असल में आरिफ नकवी साहब से है और आरिफ नकवी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बतौर पार्टी जो है वो खैराती हैं, वो फंड रेजिंग के अंदर रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस हवाले से फंड्स देते रहे हैं और आरिफ नकवी साहब की ये कंपनी है। लेकिन वो अगर दुबई में इस्टेब्लिश्ड है, बैरून ममालिक में है, तो इस हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा वाज़ेह है, कोई भी पार्टी डिसॉल्व हो सकती है और ये को फंडिंग कोई 1-2 लाख की, 3 लाख डॉलर्स की नहीं है बल्कि 20 लाख डॉलर्स की फंडिंग है जो वोटन क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से की गई है। तो अगर सिर्फ यही एक केस उठाकर देख लिया जाए तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को कुछ सेफ पैसेज मिल सकता है? क्या वाकई अब वक्त करीब आन पहुंचा है जिसकी बात खुद अकबर एस बाबर साहब कहा करते थे
कि इस केस का फैसला तब होगा जब वक्त का तकाजा होगा। तो क्या वक्त आन पहुंचा है? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब यकीनन अगले 3 माह में जरूर सामने आ जाएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे क्या पाकिस्तान में पहली खातून जज अदलिया के आला ओहदे तक पहुंच पाएंगी, और आप मामला इस मामले को उठाएंगे उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वकला के एहतजाज, अदालतों के बायकॉट, ऐलानात और नारों के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान ने लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश कमेटी को इरसाल कर दी है। जस्टिस आयशा मलिक को 1996 वो पैदा हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने लाहौर से LLB की डिग्री हासिल की। LLM उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका से किया। 55 साल जस्टिस आयशा मलिक ने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट का ओहदा हल्फ 27 मार्च 2012 को उठाया था। जस्टिस आयशा मलिक के नाम की रिकमेंडेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कर दी है। बावजूद इसके कि मुल्क भर की वो एहतजाज पर रही। इसी पर बात करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह किनरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम किनरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किनरानी साहब, आज मुल्क भर के अंदर तमाम तर वकला तंजीमें एक बार फिर एहतजाज करती रही। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने फिर से जस्टिस आयशा मलिक के नाम की तजवीज़ बिलाखिर पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दिया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जस्टिस आयशा मलिक साहब की ज़ात की बात है, उसके ज़ात से कतई नज़र हम तो एक असूल की बात कर रहे हैं। एक खातून की नुमाइंदगी की बात, उसमें भी कोई शक नहीं है और उसकी सलाहियत और काबिलियत पर भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी को। बात असूल की है। माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो खुदा के बाद ज़मीन पर एक बहुत बड़ा इदारा है, इसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है। जैसे खुदा के किसी फ़ैसले पर इंसान एतराज़ नहीं करता है, चूँकि खुदा ही फ़ैसला होता है। इंसानों के फ़ैसलों पर तो अपील और नज़रसानी का हक़ होता है। बदकिस्मती यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फ़ैसले जिस पर कोई अपील और नज़रसानी का कोई हक़ नहीं है, यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जबर के बराबर है। इसको आमरीत का आप दर्जा दे सकते हैं, इसको जुल्म और ज़्यादती का दर्जा दे सकते हैं, इसको आइन और कानून और अदल का इंसाफ का मंबा करार नहीं दे सकते। यानी पाकिस्तान के कानून और आइन और तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले हैं, उसकी रोशनी में हमेशा ये बात कही जाती है कि जब कानून बनता है उसके साथ उसके कवायद बनने चाहिए। नहीं, लेकिन अमानुल्लाह किनरानी साहब, रहनुमाई फरमाइएगा कि कानून कायदा है क्या? देखिए, सीनियरिटी का जो उसूल है वो क्या है? ये तो एक प्रैक्टिस है जो चलती चली आ रही थी, लेकिन इस हवाले से ये कोई तय तो नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ किसी भी कोर्ट का है वही एलिवेट होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर जज। इस हवाले से तो कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती, ये तो एक तारीख साज मौका है कि एक पहली बार खातून सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो रही है बतौर जज। सर, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, कायदा ये है कि आप एक कानून लाते हैं। कानून ये है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन एक बना आइन के 19वीं तरमीम के तहत, जबकि पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम मंजूर की थी, जिसके अंदर एक और मेकनिज़म था। जुडिशरी ने जबर के साथ 19वीं तरमीम मंजूर की कि अगर आपने हमारी मर्ज़ी से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया तो हम 18वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे। उस बार्गेनिंग में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने माजरत के साथ ये जुल्म किया कि 19वीं तरमीम एक तोहफे के तौर पर जुडिशरी को पेश कर दिया, और जब जुडिशरी को यह हक मिला तो ये तकाजा किया गया बार्स की तरफ से इसके कवायद बनने चाहिए। मैं उन कवायद की बात कर रहा हूँ कि उस कवायद के ज़रिए से एक तरीक़ेकार तय होता कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन किस तरीके पर होती है। आखिर एक कवायद बनने में क्या हर्ज है? दुनिया जान के सारे कवायद मुलाजमीन के बने हुए हैं। हर कानून के पीछे कवायद ज़ाबित होते हैं जिसको रूल्स कहते हैं। वो रूल्स की हम बात कर रहे हैं, रूल्स बनाएं। इस जुडिशल कमीशन के 2010 से यानी एक दिहाई गुजर गया है और इसके बाद जो है आपने अभी तक उसके रूल्स नहीं बनाए। इससे ज्यादा अफसोसनाक ठीक है किनरानी साहब, रूल्स की एब्सेंस में तो बिल्कुल ठीक है, आपकी बात तनाज़ा रहेगा, लेकिन जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला कर लेती है तो ऑब्वियसली एक फोरम है जो फैसला साज फोरम है, जब उसका फैसला आ गया तो इसके बाद कोई अभाव बाकी है कि अभी भी मुल्क भर की तमाम तर तंजीमें इसके ऊपर एहतजाज ही करेंगे, जो वकला तंजीमें? सर, बार बार हम ये कह रहे कवायद बदनीयत इसी से जाहिर होती है कि वो जबर का एक कानून बनाना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं। वकला तंजीमें आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करते रहते हैं।
ये कानून के बरक्स है कि आपके पास एक कानून मौजूद है कि आपको ये हक है। हम जुडिशल कमीशन से हक वापस छीनना नहीं चाहते, मगर जुडिशल कमीशन के कवायद और जवाबित होनी चाहिए कि किस तरीक़ेकार के मुताबिक तरीक़ेकार का तयन होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह कि खातून की नुमाइंदगी जहाँ तक बात है, यही खातून माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन सकती है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज भी बन सकती है और इसके बाद माशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बन सकती है अपनी उम्र के एतबार से। तो आप इसका मतलब है उसको सुप्रीम कोर्ट में लाकर, दरअसल उनके पीछे मकसद बदनीयत ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में अपने किसी और बंदे को लाना चाहते हैं। अपने वक्त पे जस्टिस आयशा मलिक को वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते। लाहौर हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो इस एतबार से आप ये देखें, वो एक खातून का हक जो है मारना चाहते हैं, वो खातून को लाहौर हाई कोर्ट का जज नहीं बनने देना चाहते हैं। हमारी नजर में ये बदनीयत ही है कि उस खातून को आप लाहौर हाई कोर्ट से महरूम करके, लेकिन किनारी साहब इसमें ऐसा नहीं है कि जस्टिस आयशा मलिक तो फिर खुद जस्टिस आयशा मलिक इनकार कर सकती थी कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन सकती हैं, इसलिए उन्हें काबिल कबूल नहीं है, वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज काम नहीं करना चाहती। और फिर ये भी रहनुमाई फरमाइएगा कि जब उनकी नॉमिनेशन गई है तो वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक्सेप्टेंस के बगैर, उनकी एंडोर्समेंट के बगैर तो नहीं जा सकती है। देखें, यही तो जबर है। जिस दिन उसने इनकार किया एलिवेशन से, उस दिन उसकी सर्विस खत्म हो जाएगी आइन के तहत। यानी ये हक जो है किसी जज को नहीं है कि वो इनकार करे, कि कहे कि जी मैं जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो ये आइन के बरक्स होगा और वो जज अपने नौकरी से हाथ धो बैठेगा ऑटोमेटिकली। जो ही इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, अगर उसने ओथ नहीं उठाया तो इसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट का जज भी नहीं रहेगी। ये तो जुल्म है। और दूसरी बात है कि चीफ जस्टिस से जो मुतल्लिका है वो मजबूर होता है, यहाँ से डिक्टेशन जाता है, ये अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं भेजता है। यहाँ से उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आप फलाने का नाम भेजें, तब नाम आता है। अब ये देखें जैसे सिंध में हुआ जस्टिस अली मोहम्मद शेख का, तो अली मोहम्मद शेख ने अपना नाम खुद तो नहीं भेजा था, उन्होंने किसी और का नाम भेज दिया, अपने खिलाफ तो उसने नाम नहीं भेजा था किसी का। तो ये तो जुल्म है, ये अनामली है, इसी के खिलाफ वकला बोल रहे हैं और हक पे बोल रहे हैं। आप ऐसा कानून कायदा बनाएं जिससे लोगों को एतराजात न हो। अब लोग रोड पे इस पर एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर रोड पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, आखिर लोग कहाँ जाएंगे? मैं इस पर जो है पार्लियामेंट को दोषी करार देता हूं। ये पार्लियामेंट का कसूर है, वो 19वीं तरमीम के जबर को अभी तक कायम रखा हुआ है। मैं पार्लियामेंट से मुतालबा करूंगा वो पार्लियामेंट जो है 19 आइन के 19वीं तरमीम को ख़त्म करे, जिसमें जुडिशरी की बालादस्ती की बात की गई है, जिसमें 4 जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है और एक उनका नामिनी होता है जो रिटायर्ड जज होता है। उनकी अक्सरियत बन जाती है। उस अक्सरियत के मुकाबले में ये 4 मेंबर जो बाहर से हैं जुडिशरी के, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए 19वीं तरमीम ख़त्म किया जाए और 18वीं तरमीम का जो असर रूह है, जब ये पार्लिमानी सिस्टम के अंदर जुडिशल कमीशन को बनाया गया था, वही सिस्टम को बहाल किया जाए, तब जाकर ये बैलेंस बराबर होगा। वरना रोड पर ऐसे एहतजाज होते रहेंगे, जज साहबान की शख्सियत जो है मुतनाज़ा होती रहेगी। अब हमें आयशा मलिक साहबा से कोई एतराज नहीं है। ठीक है साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आयशा मलिक साहब का नाम पार्लिमानी कमेटी को तजवीज़ कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है, इसके बाद अब मुल्क भर की वकला तंजीमों का लाहेअमल क्या होगा? अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें 4 जजेस के फैसले से ऑब्वियसली उस पर कोई डिसेंटिंग नोट भी था, वो दोबारा दूसरी बार इजलास हुआ, अब फाइनली पार्लिमानी कमेटी को उनकी नॉमिनेशन भेज दी गई है। अब आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं अब भी ये कहूंगा, मैं खुद अब उस ऑफिस में नहीं हूं, मगर हमारे दोस्त हैं, वो बड़े विजनरी लोग हैं सारे, तो मैं उनको दरख्वास्त करूंगा वो पार्लिमानी कमेटी के सामने भी जाकर प्रोटेस्ट करें और पार्टी बने और उनको कहें ये ज्यादती को ख़त्म करें, खुदा के लिए ज्यादती को ख़त्म करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो अपने मीन्स में रहे, वो अपनी मीन से हट गया है, वो ऐसे जाबराना फैसले कर रहा है जैसे मुल्क में बादशाहत है, जैसे मुल्क में अमरीत है। यहाँ ना बादशाहत है ना अमरीत है, यह आइन है, कानून है, यहाँ एक ये स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड मुकर्रर करे, कोई तरीक़ेकार मुकर्रर करे। ये जो रूल्स की बात कर रहे हैं हम यही बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास स्टैंडर्ड नहीं होंगे, कोई एक जैसा फार्मूला नहीं होगा, तो उस वक्त तक लोग इतराज़ करेंगे और इससे इस इदारे का वक़ार मजरू होता है। हमें जजों से इख्तलाफ नहीं है, हम उनके फैसलों से इख्तलाफ करते हैं, हमें उनकी इज्जत अजीज़ है, हमें इस इदारे का वक़ार अजीज़ है। हम कहते हैं लोग सर उठा के चले और कहें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे फैसले करती है, मुनसिफाना फैसले करती है, इम्तियाजी फैसले नहीं करती है।
ये तो इम्तियाजी फैसला है। आर्टिकल 25 जो बुनियादी हक है उसके अंदर ये तखसीस किया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करें। आइन में पिक एंड चूज की इजाजत नहीं है। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह के नानी साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे चेयरमैन नैब से मुताल्लिक। उन्होंने कायमा कमेटी के सामने पेश होना था, नहीं हुए, इसके पीछे वजह क्या है इस ब्रेक के। वेलकम बैक। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब एक बार फिर सियासी तनाज़ात की जद में है। चेयरमैन नैब और डेप्यूटी चेयरमैन नैब के हवाले से आने वाली खबरों ने एक नए सियासी तनाज़े को जन्म दे दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की रकूम की रिकवरी के दावे पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बहैसियत प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चेयरमैन नैब को तलब किया। पहली बार उन्होंने दरखास्त की कि उनके पास हसास मालूमात हैं, इसलिए कमेटी का इन कैमरा इजलास किया जाए। कमेटी ने चेयरमैन नैब की दरखास्त को मंजूर करते हुए आज इन कैमरा इजलास तलब किया, लेकिन आज इजलास से चंद घंटे कबल कमेटी को कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से खत इरसाल किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बदल चुके हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को किसी भी कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत से रोक दिया है। नैब ने वज़ीर आज़म के हवाले से सेक्रेटरी असम्बली को एक खत लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब की जगह DG नैब को ब्रीफिंग देने की मंजूरी दी है और कहा है कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत किसी भी कायमा कमेटी, आईनी इदारे और खुद मुख्तारी इदारों के सामने बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश नहीं होंगे। चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी DG नैब तमाम कमेटियों में किया करेंगे। चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि नैब के खत की वजाहत के लिए कैबिनेट डिवीजन को खत लिखेंगे। अगर कवाज़म को चेयरमैन की जगह DG को नुमाइंदगी का इख्तियार देते हैं तो तस्लीम करेंगे। चेयरमैन नैब को आना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी वक्त वो मसरूफ हैं तो जब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जब मेरे साथ रिटर्न या वर्बल रिक्वेस्ट करते हैं, कोविड हो गया है, लेट्स से मैंने मीटिंग रखी है, उस दौरान उनको कोविड हो जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है आप स्पेशल सेक्रेटरी अपने को भेज दें, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो एक अरेंजमेंट ये भी कर सकते हैं अगर कोई, लेकिन ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का काम नहीं था। अब वज़ीर आज़म की जानिब से चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शिरकत से रोकने पर कई सवालात हैं। क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो वज़ीर आज़म ऑफिस के इशारों पर चलता है? क्या वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं? हुकूमत नैब को तहफ़्फ़ुज़ देकर क्या मफादात हासिल करना चाहती है? क्या हुकूमत और कौमी एहतसाब ब्यूरो का गठजोड़ है, जैसे ऑपोजिशन ये कहती है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है? अगर यूं ही चलता रहा तो गठजोड़ का तासुर मजीद गहरा होगा और इससे शायद किसी और को नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को ज़रूर ठेस पहुँचेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।